Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy. So today we are going to start a new course. तो एक नई सीरीज जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रीवियस मंथ्स है ना, तो उसके जो करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है ना, उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जो है मैं ये कोर्सेज लेके आऊंगी आपके लिए। तो अभी हम जो है आज पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द नवंबर मंथ, राइट, नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं एंड उससे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड फिर जो है सब्जेक्ट वाइज जो है ना, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो लेके आ रही हूँ। तो नवंबर मंथ से हम जो है ना अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन जो प्रीवियस मंथ्स हैं इसके उसे भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो पॉलिटी के जो है करंट अफेयर्स फिर आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं हूँ नवनीत कौर एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। तो डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पे मिलेगी। एंड इवन जो डेली लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, उसकी भी पीडीएफ जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। लिंक जो है वो नीचे मैं दे चुकी हूँ, वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So this is about me. I'm the founder of Navneet IS Academy. एंड मुझे जो है 3 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूपीएससी कोचिंग में। यूपीएससी सीएससी जो है ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। एंड ये जो है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमफिल सीएस एंड एमएससी सीएस। एंड मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलर रह चुकी हूँ एंड मैं टीचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है ना हर एक मतलब जो है पोस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हो, सभी के लिए कोर्सेज जो है ना वो हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स से। तो सबसे पहली जो न्यूज है इंपॉर्टेंट है वो है द यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स बैक द एमपी लेड स्कीम। तो एमपी लेड स्कीम जो है ना वो यूनियन गवर्नमेंट इसे दोबारा से वापस लेके आई है 2020 में जो है ना, इसे अप्रैल 2020 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे सस्पेंड कर दिया था एंड बोला था कि इसके जो फंड्स है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है ना वो पैसे जो है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, राइट। तो इसके जो फंड्स हैं वो पहले किसे दिए जाते थे, जो एमपीज होते हैं ना, एमपी को जो है ना हर साल 5 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंटल वर्क्स, राइट। उनके एरिया में, उनके पर्सपेक्टिव जो एरियाज होते हैं ना, वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट को लेके कोई भी काम करना है तो उसके लिए 5 करोड़ रुपीज जो है ना उन्हें यहाँ पे दिए जाते थे। बट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जो है ना इकोनॉमिक रिकवरी को जो है अभी साइड करके तो इसे जो है दोबारा से रिस्टोर किया है। बट 2020 में इसे जो है सस्पेंड कर दिया गया था एंड बोला था कि इसके पैसे जो है वो कहाँ पे डाले जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है इसे यहाँ पे डाला जाएगा। तो क्योंकि उस समय में आई थिंक कोविड को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो हेल्थ सेक्टर को जो थोड़ा सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो या फिर वैक्सीनेशन के लिए जो है ना यहाँ पे ये पैसे की जरूरत थी। दैट इज वाई जो है इसे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है डाला गया था। सो दिस स्कीम वाज सस्पेंडेड फॉर द 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल के लिए जो है सस्पेंड किया गया था 2020 से लेकर 21 एंड 21 से 22 तक। बट द गवर्नमेंट अनाउंस अ पार्शियल रोल बैक, तो पार्शियल रोल बैक जो है इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बट अब इसमें जो है ये बोला गया है कि इस साल के लिए इसमें जो है ना जस्ट 2 करोड़ रुपीज ही यहाँ पे दिए जाएंगे एमपीज को, राइट। पहले 5 करोड़ दिए जाते थे बट अब 2 करोड़ ही यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड क्योंकि अभी जो है समय भी काफी कम रह गया था, पिछले साल का 2022 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफी कम समय रह गया था, 21 की बात करें तो नवंबर में जो है इसे जो है इसका रोल बैक हुआ है। तो काफी कम समय था, 2 महीने रह गए थे उस ईयर के लिए, 2 महीने से मीन 5-6 महीने हम बोल सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे रह गए थे। तो 2 करोड़ रुपीज जो है वो काफी है, क्योंकि हर साल जो है 5 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं एमपीज को। तो अभी 5-6 महीने रहते थे एक पूरा सेशन खत्म होने के लिए, पूरा साल खत्म होने के लिए। तो जो है ना जस्ट इसी की वजह से जो है 2 करोड़ रुपीज जो है इसे यहाँ पे दिए जाते हैं एमपीज को।
So when the suspension was announced last year, the government had claimed that the 8,000 crore that would have otherwise been spent under the scheme will go to the Consolidated Fund of India and will used for fighting the pandemic, right? Pandemic की वजह से ही जो है ना ये बंद किया गया था MPLED scheme को. So the government has said that the funds saved for the MPLED scheme have been utilized to enhance the allocation of funds and improving the health infrastructure. तो गवर्नमेंट जो है ना ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो 2 साल के लिए इस फंड को जो है एक तरह से बंद किया गया था, उस पैसे को जो है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया गया है. एंड प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के अंडर जो फ्री राशन दिया जाता है तो उसके लिए उस पैसे को यहाँ पे यूज किया गया है. एंड इवन वैक्सीनेशन जो होती है ना लोगों को फ्री में लगवाने के लिए, उसमें जो है इस पैसे को यूज किया गया है. ओके अभी जो है थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो MPLED स्कीम है वो है क्या. तो इस स्कीम को जो है ना दिसंबर 1993 में जो है लॉन्च किया गया था MPLED स्कीम को. तो इसमें क्या था कि जो MPs होते हैं ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें 5 करोड़ रुपीस जो है 1 साल के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं. तो जो है ना वो जो MP है वो अपने एरिया में जो है ना एक तरह से रिकमेंड कर सकता है कि उसके एरिया में यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल नेचर का कोई भी काम यहाँ पे होना है तो वो जो है ना यहाँ पे इसे रिकमेंड करता है टू दी गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट उस MP को 5 करोड़ रुपये यहाँ पे दे देती है. बट ये जो 5 करोड़ रुपीज है ना वो MP को नहीं मिलते हैं, वो पैसे जो है ना वो किसे दिए जाते हैं, वो जो नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है ना उन्हें यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं. तो यहाँ पे जो MP का रोल होता है ना वो जस्ट रिकमेंडरी होता है. जो MP है वो रिकमेंड करते हैं कि उसके एरिया में इतने ज्यादा डेवलपमेंटल काम जो है वो यहाँ पे होने हैं. तो फिर जो है ना गवर्नमेंट उसे अप्रूव करके उतने उस पैसे को जो है ना वो किसे देती है, डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है ना उन्हें यहाँ पे वो दे देती है ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने जो है ना वहां पे डेवलपमेंटल काम को इम्प्लीमेंट करवाना होता है. तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो होती हैं उन्होंने ही जो है इसे यहाँ पे एक तरह से इम्प्लीमेंट करवाना होता है. तो उन्हें 5 करोड़ रुपीस यहाँ पे दे दिए जाते हैं. तो MPs का यहाँ पे काम जो होता है वो यहाँ पे जस्ट रिकमेंडरी होता है. तो जैसे कि कुछ कम्युनिटी एसेट्स बनाने हैं या फिर बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवानी है, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या फिर जो लोकली फेल्ट नीड्स होती हैं, पानी की जरूरत होगी, सड़कें बनानी है, तो उस सब के लिए जो है ना 5 करोड़ रुपीस जो है ना वो यहाँ पे दिए जाते हैं MP की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग. तो ये जो MPLED है, ये जो प्लान है, ये स्कीम है, अगर हम बोले तो ये फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसे फुली फंडेड किया जाता है. And the annual MPLED fund entitled per MP constituency is ₹5 crore. And ये जो है एक तरह से ग्रांट इन एड जो फॉर्म में जो है फंड जो है वो रिलीज किए जाते हैं डायरेक्टली टू दी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. एंड ये जो फंड होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं. अब नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब हो गया? नॉन लैप्सेबल मीन जो है ना अगर 1 साल में जो है ये पैसे यहाँ पे एक तरह से इन्होंने नहीं खर्चे हैं तो ये जो फंड है ना वो खत्म हो जाएगा. एंड जो है उसे फिर उस साल के लिए जो पैसा है यहाँ पे जो अलॉट किया गया था वो नहीं मिलेगा. फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो है MP को दोबारा से यहाँ पे जो है ना रिकमेंडेशन देनी होगी कि मैंने जो है इस ईयर में जो है दोबारा से यहाँ पे काम करवाना है, तो फिर दोबारा से उसकी एलोकेशन होगी. ओके तो ये जो 5 करोड़ रुपीस है ना वो अगले साल के लिए यहाँ पे उसे नहीं यूज कर सकता है MP. जिस साल के लिए उसने बोला है कि मुझे ये काम यहाँ पे करवाना है तो उसी साल में जो है उसे वो यूज करने होते हैं पैसे. तो ये नॉन लैप्सेबल है, राइट. तो MP जो है उनका रिकमेंडरी रोल है अंडर दिस स्कीम. एंड जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है ना वो यहाँ पे उन्हें ज्यादा एम्पावरमेंट दी जाती है. वो यहाँ पे एग्जामिन करती है कि जो वर्क्स यहाँ पे करवाने, जो काम यहाँ पे जो है करवाने हैं सिटी में, या फिर जो एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो सारी मेन पावर जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही होती है. वो ही जो है ना ग्राउंड लेवल पे स्कीम को मॉनिटर करती है. ओके तो पैसे जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ही दिए जाते हैं. So at least 10% of the projects under the implementation in the district are to be inspected every year by the district authority. तो district authority जो होती है ना वो यहाँ पे जो 10% जो projects होते हैं under the implementation, तो वो district authority ही जो है उसे यहाँ पे एक तरह से देखती है, इंस्पेक्ट करती है. हमें सारी जो पावर है एक्चुअल में वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही होती है. ओके वो ही यहाँ पे देखती है कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे चल रही है या नहीं चल रही है, वो इसकी इंस्पेक्शन भी करती है.
तो एमपी ने जहाँ पे जो है ना जो रिकमेंडेशन दी है उस रिकमेंडेशन को भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो ही एग्जामिन करती हैं। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है ना वही यहाँ पे ये देखती है कि कौन सी एजेंसी को हमें हायर करना है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। एंड ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो होती है उसे सुपरवाइज भी जो करना होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने ही करना होता है। तो सारी पावर जो होती है कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की, उसके एग्जीक्यूशन की यहाँ पे, या फिर स्कीम को मॉनिटर करना ग्राउंड लेवल पे, तो वो सारी जो है पावर किसके पास होती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही होती है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं काम को इन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, अपने एरिया में। एंड इवन जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, वो जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं काम को एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड, राइट। तो जिस स्टेट के मीन इवन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना उनके पास भी ये पावर होती है, उन्हें भी पैसा दिया जाता है एंड वो जो है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, राइट, उसे जो है एनीवेयर इन द स्टेट, राइट, वो वहां पे काम करवा सकते हैं, रिकमेंड करवा सकते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं। तो ये आपके लिए जो है खुद पढ़ना है आपने, आपकी लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहां से आप इसे पढ़ सकते हो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के। तो उनके पास जो है ना ये अथॉरिटी होती है कि वो एनीवेयर इन द कंट्री जो है वो काम को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। बट जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वहीं पे काम करवाएंगे, एंड लोकसभा के मेंबर्स तो आपको पता है अपनी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो वहां पे काम करवा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है जो 3 फार्म लॉज थे वो स्क्रैप हो चुके हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने भी अपना एसेंट दे दिया है इस बिल को, कौन से बिल को, कि जो फार्म लॉज को रिपील करता है। एंड जिसकी वजह से जो है ना रिपीलिंग दी 3 कॉन्टिन्यूअस फार्म लॉज जो है उसका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जब रामनाथ कोविंद ने अपना एसेंट दे दिया था। सो The law ministry recently notified the farm laws repeal law। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे नोटिफाई किया था एक फार्म लॉज रिपील लॉ जो है 2021, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे ये कानून बनाए थे, राइट, कृषि कानून बनाए गए थे, उसकी वजह से इस लॉ के अंडर वो सारे कानून जो है वो निगेट्स हो जाएंगे, मीन वो खत्म हो जाते हैं, वो स्क्रैप हो जाते हैं। तो amid protest from the opposition parties, both the Lok Sabha and the Rajya Sabha passed the Farm Law Repeal Bill without any discussion on the first day of the winter session। तो विंटर सेशन जो अभी हुआ था उसके फर्स्ट डे पे ही जो है ना यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्होंने इसे पास कर दिया था इस बिल को। फार्म लॉज रिपील लॉ जो है ना इस बिल को यहाँ पे जो है इन्होंने पास कर दिया था। तो अभी जो है लॉ को एक तरह से कोई पर्टिकुलर कानून जो बनता है उसे रिपील करने का जो है प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि रिपील करना किसी लॉ को, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही होता है रिपीलिंग अ लॉ इज वन ऑफ द वे टू नलिफाई द लॉ। कोई कानून यहाँ पे बना है उसे रिपील करना, उसका मतलब ये है कि जो कानून यहाँ पे बनाया गया है उसे वो नलिफाई करता है, वो खत्म हो जाता है उसी के साथ ही। तो ए लॉ इज रिवर्स्ड, किसी भी लॉ को यहाँ पे वापस लिया जा सकता है जब पार्लियामेंट सोचती है डैट कि इस लॉ की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कानून बनाती है, तो जब उसे लगता है यहाँ पे कि इस कानून की यहाँ पे जरूरत नहीं है तो वो उसे यहाँ पे खत्म भी कर सकती है। एंड पार्लियामेंट के पास जो है ना सनसेट क्लॉज भी यहाँ पे होता है। सनसेट क्लॉज जो है एक इसका मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डेट जो है वो यहाँ पे सेट कर दी जाती है कि उस डेट के बाद में ये जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। ओके, अ पर्टिकुलर डेट विच आफ्टर दे सीज टू एग्जिस्ट। तो अब जो गवर्नमेंट है ना वो 2 तरीके से जो है कानून को रिपील कर सकती है। अब गवर्नमेंट के पास जो है 2 तरीके होते हैं लॉ को रिपील करने के। तो या तो जो है वो इट कैन आइदर ब्रिंग अ बिल, या तो फिर जो है ना किसी कानून को खत्म करने के लिए वो बिल लेके आती है, राइट, या फिर जो है वो ऑर्डिनेंस भी प्रोमुलेट कर सकती है। तो अब ये ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, इसे जो है किस तरह से प्रोमुलेट किया जाता है, तो ये आपके लिए जो है एक स्टैटिक पोर्शन बन जाता है, राइट। तो जो 2 तरह से किसी भी कानून को रिपील किया जा सकता है, पहला तो वो बिल ला सकती है पार्लियामेंट, दूसरा जो है ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेट किया जा सकता है। ओके, तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या होता है कि जो है एक बिल लेके आना है विद इन 6 मंथ्स इस पर्टिकुलर लॉ को खत्म करने के लिए, या तो एक
एकदम से डायरेक्टली जो है वो बिल लेके आएगी, या तो फिर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है कि 6 मंथ्स के बीच में जो है एक बिल लेके आना, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कानून जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो जिस तरह से जो है ना पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो लॉ को इनेक्ट कर सकती है, वो लॉ बना सकती है, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है कि जो है वो खत्म भी कर सकती है किसी भी लॉ को। तो आर्टिकल 245 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज, ऑल्सो गिव्स द लेजिस्लेटिव बॉडी द पावर टू रिपील देम थ्रू द रिपीलिंग एंड द अमेंडिंग एक्ट, राइट। तो आर्टिकल 245 जो है ना वो यहाँ पे जो पावर देता है पार्लियामेंट को, वो जो है लॉ बना भी सकती है जिस लॉ को, एंड उसे जो है वो रिपील भी कर सकती है, किसके थ्रू, द रिपीलिंग एंड द अमेंडिंग एक्ट के थ्रू। तो कोई भी कानून जो है उसे रिपील किया जा सकता है इन इट्स इंटायरली, या तो जो है पूरा जितनी भी यहाँ पे प्रोविजंस जो कानून में डाले गए हैं उसे पूरी तरह से रिपील कर दिया जाएगा, या फिर जो है कुछ पार्ट उसका जो है ना वो यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा कानून का। सो नेक्स्ट न्यूज है कि पार्लियामेंट विंटर सेशन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, उसमें जो 12 राज्यसभा के जो एमपीज थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, किसकी वजह से, ओवर दी रकस जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था लास्ट सेशन में, राइट। जो उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत बिहेवियर किया था, तो डिस्कशन, पार्लियामेंट की डिस्कशन यहाँ पे चल रही थी, उस समय में कुछ गलत बिहेवियर की वजह से जो है उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है 12 राज्यसभा मेंबर को। बट इन्हें जो है सस्पेंड किया गया है वो कब किया गया है, अभी जो विंटर सेशन था, बट जो रकस इन्होंने क्रिएट किया था वो समर सेशन में इन्होंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरह से जो उन्हें उसी सेशन के लिए जो है सजा दी जाएगी। सपोज यहाँ पे अगर वो विंटर सेशन में रकस क्रिएट करते हैं तो उन्हें सजा ये दी जा सकती थी कि वो जो है पूरे विंटर सेशन में जो है ना वो पार्लियामेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, वो एब्सेंट रहेंगे, बट ओनली फॉर द विंटर सेशन, जिस सेशन में उन्होंने यहाँ पे रकस क्रिएट किया है। बट इस सेशन की सजा जो है वो अगले सेशन में नहीं दी जा सकती है, राइट। ऐसा यहाँ पे एक तरह से लिखा हुआ है, ये रूल है एक्चुअल में। तो यहाँ पे इसी की वजह से जो है थोड़ा सा हंगामा हुआ है। तो क्या था कि 12 मेंबर जो है राज्यसभा के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द विंटर सेशन, पूरे विंटर सेशन के लिए। जब हाउस ने एक मोशन जो है वो पास कर दिया है, तो अंडर द रूल 256 के अंडर उनके अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर की वजह से ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, तो उन्होंने ये जो है मॉनसून सेशन जो था ना उस समय में जो है रकस क्रिएट किया था, बट उसकी सजा जो इन्हें जो है कब मिली है, विंटर सेशन में जो है मिली है, ओके। अब वो जो ऑपोजिशन पार्टी है ना वो बोलती है कि जो सस्पेंशन यहाँ पे किया गया है वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल बुक है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मॉनसून सेशन में जो है उन्हें सजा यहाँ पे दी जाती तो वो बोल सकते थे कि यहाँ पे ये चीज सही है, बट मॉनसून सेशन की जो गलती है ना उसके लिए विंटर सेशन में मीन नेक्स्ट सेशन में जो सजा देनी, ये रूल किसी भी बुक में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जो इनकी रूल बुक है पार्लियामेंट की। तो वो बोलते कि इसकी वजह से जो सस्पेंशन है वो अनडेमोक्रेटिक है। So, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh announced the suspension of the members after Parliamentary Affairs. Minister Prahlad Joshi moved a motion that was adopted by a voice vote to suspend the 6 MPs of the Congress. Right? तो उन्होंने जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने जो है इस सस्पेंशन को अनाउंस किया है। सो यहाँ पे रूल 55 है, ओके। ये किसके रिगार्डिंग है, विड्रॉल ऑफ द मेंबर ऑफ द जनरल रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे जो राज्यसभा होती है या फिर जो लोकसभा होती है ना उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जनरल रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अंडर द रूल 255 के अंडर, ओके। तो ये जो रूल 255 है ना वो यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं ना मे डायरेक्ट एनी मेंबर, राइट, वो किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं कि जिसका भी यहाँ पे जो कंडक्ट है या बिहेवियर गलत है कि आप जो है ना यहाँ पे काउंसिल से जो है इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उन्हें जो है एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि आप पूरे सेशन के लिए, जो पूरा सेशन है ना उसके लिए जो है उन्हें बोल सकते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे नहीं अटेंड करेंगे इस सेशन को, ओके। तो ये जो रूल 255 है ना ये पावर देता है किसे, जो एक तरह से जो मेन एक तरह से चेयरमैन होते हैं किसी भी एक तरह से हम बोल सकते हैं राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, ओके। लोकसभा में जो स्पीकर हैं उन्हें यहाँ पे ये पावर दी जाती है कि वो भी किसी मेंबर को बोल सकते हैं कि आप जो है एक तरह से पर्टिकुलर डे के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए आप जो है यहाँ से एब्सेंट रहेंगे। सिमिलरली राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, राइट, वो यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि आप पर्टिकुलर डे के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए जो है आप यहाँ से एब्सेंट रहेंगे। सो एमपीज जो होते हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के, उन्हें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सेशन को अटेंड करेंगे। तो रूल 255 जो है ना वो यहाँ पे इट इज रिगार्डिंग टू द विड्रॉल ऑफ मेंबर, ये यहाँ पे पावर देता है टू द चेयरमैन कि वो जो है किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है एक तरह से उन्हें सस्पेंड कर सकता है फॉर द डे और फॉर द होल सेशन। सो यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द एमपीज। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ईच हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कैन डायरेक्ट एन एमपी, उन्हें जो है बोल सकते हैं एमपी को टू विड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेटिव चैम्बर फॉर ग्रोसली डिसऑर्डरली conduct and the MP then has to remain absent from the proceeding of the house for the remainder of the day। तो ये आपको बता चुकी हूँ। एंड इवन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों ही हाउस के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए आपके लोकसभा एंड राज्यसभा के, तो क्या होता है वो नेम भी ले सकते हैं किसी एमपी का फॉर द परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। एंड इन सच ए केस यूजुअली जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं वो मोशन जो है वो मूव करते हैं एंड फॉर सस्पेंडिंग द ऑफेंडिंग एमपी फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस। ओके, एंड जो सस्पेंशन होता है वो पूरे सेशन तक के लिए रह सकता है। एंड इन 2001 लोकसभा में जो है रूल बुक में कुछ अमेंडमेंट भी की गई थी जिसके थ्रू जो है ना स्पीकर को एक एक्स्ट्रा पावर जो है वो दे दी गई थी। तो एक नया रूल जो है 374A वो यहाँ पे ऐड किया गया था। इट एम्पावर द स्पीकर टू ऑटोमेटिकली सस्पेंड एन एमपी। ओके, अगर कोई भी एमपी जो है ना वो गलत बिहेवियर करता है, कोई यहाँ पे सेशन चल रहा है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली चाहे लोकसभा मेंबर जो है ना वो अनाउंस भी ना करे, राइट वो अनाउंस भी ना करे ऐसा कि एमपी जो है वो बाहर निकल जाए यहाँ से सेशन से, तो जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना इसके अंडर 374A रूल के अंडर जो है ना स्पीकर को जो है ये खुद ही पावर मिलती है कि वो जो है ना ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एमपी अगर कुछ भी ऐसी चीज वो बोलता है तो, फॉर ए मैक्सिमम ऑफ द 5 days फॉर डिस्टर्बिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो है अगर कोई एमपी यहाँ पे जो हाउस की कोई यहाँ पे सेशन चल रहा है तो अगर उसमें कोई डिस्ट्रप्शन डालता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसे बाहर निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो है अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग न्यूज है। तो फार्मा स्टडी टू हेल्प सीसीआई टेक स्टेप टू रेज द ड्रग अफोर्डेबिलिटी। तो जो फार्मा स्टडी जो है ना वो यहाँ पे की जा रही है उसको फॉलो करके अब सीसीआई जो है ना कुछ स्टेप्स लेगा सो डैट की जो ड्रग्स है ना वो अफोर्डेबल बनाई जा सके, ड्रग्स जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल बनाई जा सके। तो फेयर ट्रेड रेगुलेटर है ये सीसीआई जो है, विल आइडेंटिफाई द मेजर्स टू एनहांस कंपटीशन इन द कंट्रीज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो यहाँ पे जो है ना कंपटीशन को इनहांस करने की ये कोशिश कर रहे हैं देश की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बीच में, फॉर इंश्योरिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स सो डैट कि यहाँ पे जो ड्रग्स है उन्हें अफोर्डेबल बनाया जा सके। एंड आफ्टर एनालाइजिंग फाइंडिंग ऑफ इट्स मार्केट स्टडी, तो मार्केट स्टडी यहाँ पे चल रही है, प्राइजेस को चेक किया जा रहा है, उन्हें एनालाइज करने के बाद में जो है कुछ ये स्टेप्स लेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाले सो डैट की जो ड्रग्स हैं वो अफोर्डेबल बनाई जा सके। So the Competition Commission of India, which keeps on tab on the unfair, initiated this study after observing issues such as lack of the effective consumer choice। तो वो उन्होंने ये जो है इस स्टडी को कब स्टार्ट किया था, जो मार्केट स्टडी यहाँ पे चल रही है, इन्हें ऐसा जो है लगा था कि इफेक्टिव कंज्यूमर चॉइस यहाँ पे नहीं है, कि प्राइसेस जो है ना वो इक्वल ही है, जस्ट ब्रांड के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, तो बट प्राइसेस जो है ना वो सेम ही है सभी दवाइयों के, तो इफेक्टिव कंज्यूमर चॉइस यहाँ पे नहीं है। सो देयर इज अ लैक ऑफ द इफेक्टिव कंज्यूमर चॉइस। So currently it appears that when it comes to medicines, competition is primarily on the basis of brands and not the prices, and the study will identify measures to increase the competition for ensuring affordability of the drug। जो CCI के चेयरपर्सन है वो ऐसा बोल रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना कंपटीशन होना चाहिए। तो अब आपके लिए जो है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो देखते हैं इसके बारे में।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो है यहाँ पे कहाँ से पढ़ेंगे, आप जो है आपकी लक्ष्मीकांत जो है आपका बाइबल पॉलिटिका वहां से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री बॉडी होती है ये, गवर्नमेंट के द्वारा इसे बनाया जाता है। 2003 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था एंड 2009 में इसे फुली फंक्शनल ये हुई थी। एंड एक तरह से कंपटीशन एक्ट जो है ना 2002 का, राइट, वो यहाँ पे था, तो उसे इन्फोर्स करना था इस बॉडी ने थ्रू आउट द इंडिया। एंड ये जो एक्ट है ना, वो कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स अगर यहाँ पे होता है या फिर कोई भी किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के द्वारा कोई डोमिनेंट पोजीशन है उसके द्वारा अब्यूज किया जाता है, तो गलत प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे होती हैं उसे जो है एक तरह से प्रोहिबिट करता है ये जो एक्ट है। एंड ये जो एक्ट है वो एक तरह से विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन द इंडिया। कंपटीशन को लेकर अगर कोई यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसके उसे भी जो है ये रेगुलेट करता है। एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ द कंट्रोल एंड मर्जर एंड एक्विजिशन यहाँ पे होती है कंपनीज के बीच में, जिसकी वजह से जो है ना कंपटीशन के ऊपर कोई एक तरह से एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, प्राइसेस बढ़ सकती हैं दवाइयों के एंड वो अफोर्डेबल ना रहे, तो इन चीजों को जो है ये एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है। तो अब मेंबर कौन कौन होते हैं सीसीआई के, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं एंड उसके बाद में जो है उसके साथ 6 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, पर्सन जो है ना एक तरह से वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए या फिर उसके पास जो है ना कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए मेडिकल सेक्टर की, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ एंड फाइनेंस को लेके जो है ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है एटलीस्ट 15 इयर्स का उनके पास होना चाहिए, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी है। एंड आफ्टर दैट जो है कमीशन का जो है क्या काम होता है, एंड एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस जिसका जो है कंपटीशन के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, कंपटीशन को यहाँ पे प्रमोट करना एंड सस्टेन करना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये उनका काम है यहाँ पे। सो विल कंटिन्यू विद दी सेम करंट अफेयर्स। हम यहाँ पे पॉलिटी के जो है कुछ और करंट अफेयर्स जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 2 पार्ट्स जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स फ्रॉम द नवंबर 2021 जो है इसके यहाँ पे बनेंगे। आफ्टर दैट जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है करंट अफेयर्स मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।